द रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 1। शुरू करने से पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको ये कहानी और अच्छे से समझ आए। आगे के पार्ट में टोकिन वर्स से रिलेटेड माइनर स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो स्पॉयलर्स अलर्ट। अगर आपने ऑलरेडी बिफोर यू वॉच वाला वीडियो देख लिया है तो चैप्टर्स देखकर इस सेक्शन को स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि टाइम होगा तो देख ही डालो। ये फिक्शनल यूनिवर्स हमारी दुनिया के काफी रिलीजियस किस्से कहानियों से इंस्पायर्ड है, यानी अच्छाई और बुराई की लड़ाई। इस यूनिवर्स का मेन गॉड का नाम है eru Iluvatar, जो अपने आइनूर के साथ टाइमलेस हॉल्स में रहता है। टाइमलेस हॉल्स यानी इस यूनिवर्स का हेवन, और आइनूर यानी एंजल्स या थोड़े लो लेवल के गॉड्स। eru ने बस एक ही झटके में सारी यूनिवर्स बना दी। एडा इसी यूनिवर्स के एक प्लैनेट का नाम है जहां हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सारी स्टोरी चली थी। एडा पर भी बस कुछ सिलेक्टेड एरिया ही जीने के काबिल था, और इसी में से एक हैबिटेबल कॉन्टिनेंट का नाम है मिडल अर्थ या एंडोर। तो eru ने यूनिवर्स बनाई, यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट आडा बनाया और प्लैनेट में मिडल अर्थ कॉन्टिनेंट। टोकिन यूनिवर्स के सारे स्पीसीज इस मिडल अर्थ में ही रहा करते थे। एडा को बनाने के बाद eru ने कुछ आइनूर को मिडल अर्थ भेज दिया, जहां आइनूर ने eru के सिखाए मैजिकल म्यूजिक को बजाकर दुनिया बसाई। आइनूर के ग्रुप में भी दो टाइप के होली स्पिरिट्स थे, एक वेलार और दूसरे मायार। वेलार मायार से थोड़ा ज्यादा पावरफुल थे। मिडल अर्थ में रहने वाले कुछ स्पीसीज वेलार को गॉड्स की तरह मानते थे, गॉड्स लेकिन eru से कम पावरफुल। मायार यानी सिंपल भाषा में समझ लो विजर्ड्स, जिन्हें वेलार की मदद करने के लिए बनाया गया था। गैंडाल्फ भी एक मायार ही है, इसीलिए वो मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो गया। आइनूर स्पिरिचुअल क्रिएचर्स हैं जो मिडल अर्थ के साथ इंटरैक्ट करने फिजिकल बॉडीज बना लेते थे। अब गैंडाल्फ द ग्रे फिर से जिंदा होने के बाद गैंडाल्फ द वाइट कैसे हो गया, उसकी अलग लंबी कहानी है। वेलार ने मायार्स को मिडल अर्थ संभालने स्पेसिफिक काम दिए थे। गैंडाल्फ द ग्रे का पहला काम था मिडल अर्थ पर रहने वालों की मदद करना। गैंडाल्फ द वाइट बनने के बाद इसकी ड्यूटी चेंज हो गई और वो सीधा बुराई से लड़ने वाला विजर्ड बन गया। अगेन इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो eru ने आडा को बनाया और बाद में वेलार ने मायार की मदद से उसमें फाइनल टचअप्स ऐड किए, लेकिन ऑब्वियसली सारे ही गॉड्स eru के इस ऑर्डर से खुश नहीं थे। मेलकोर नामी एक वेलार ने बगावत कर दी और ठान लिया कि वो मिडल अर्थ पर रहने वालों को कभी खुशी से रहने नहीं देगा। मेलकोर eru के खिलाफ जाकर मिडल अर्थ वासियों को भड़काने का काम करेगा, यानी मेलकोर हुआ टोकिन यूनिवर्स का डेविल या शैतान, ऐसा फॉलन गॉड या एंजल जो बाद में ऑलमाइटी के खिलाफ हो गया। वेलार को मिडल अर्थ पर रहने के लिए रोशनी की जरूरत थी, तो उनमें से एक आउले नामी वेलार ने 2 लैम्प्स बनाए। 2 लैम्प्स यानी बेसिकली इस यूनिवर्स के सूरज और चांद। लेकिन बाद में मेलकोर ने इन 2 लैम्प्स को भी तबाह कर दिया। लैम्प्स के तबाह होते ही मिडल अर्थ पर तूफान आने लगे। सारे वेलार मिडल अर्थ से भागकर समुद्र के उस पार एमन नामी आइलैंड बनाकर रहने लगे। समंदर के एक साइड मिडल अर्थ और दूसरी साइड एमान पर जाकर वेलार ने अपने लिए वैलिनोर किंगडम बनाया। यहाँ रोशनी की जरूरत को पूरा करने वेलार ने 2 ट्रीज बनाए, लेकिन कुछ टाइम बाद मेलकोर ने इन 2 ट्रीज को भी तबाह कर दिया। फिर इन 2 ट्रीज से निकली एनर्जी ने आसमान में जाकर सन और मून का शेप ले लिया। मेलकोर एके मॉर्गोथ eru के बाद यहाँ का सबसे पावरफुल गॉड था, यानी इस यूनिवर्स का पहला डार्क लॉर्ड। फर्स्ट एज के दौरान मॉर्गोथ ने मिडल अर्थ में जबरदस्त दहशत फैलाई थी, लेकिन बाद में वेलार ने एल्व्स और मेन के साथ मिलकर मॉर्गोथ के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। इस जंग को वॉर ऑफ द रैथ का नाम मिला, जिसमें मॉर्गोथ हार गया। लड़ाई में हारते ही मॉर्गोथ को हमेशा हमेशा के लिए वॉइड में कैद कर दिया गया। वॉइड यानी समझ लो एक तरह का सुनसान पॉकेट डायमेंशन। बहुत सारे रिलीजियस किस्से कहानियों की तरह इनका भी मानना था कि एक दिन मॉर्गोथ जरूर वापस आएगा। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज का मेन विलन साउरॉन भी पहले मॉर्गोथ के लिए काम करता था। साउरॉन उसका सबसे वफादार ल्यूटेनेंट था। बट साउरॉन के डिटेल में जाने से पहले मिडल अर्थ के बाकी स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत में एल्व्स और मेन इस कॉन्टिनेंट के मेन स्पीसीज थे, इसीलिए इन्हें चिल्ड्रन ऑफ इल्यूविटार भी कहा जाता है। एल्व्स खुद को क्वेंडी बुलाते थे। ये क्वेंडी हुंडी सी गोरी चिट्टी प्रजाति मिडल अर्थ की सबसे पुरानी रेस है, द एल्डर रेस। वेलार कुछ एल्व्स को अपने साथ एमान में बसे वैलिनोर आइलैंड पर ले गए, जहां इन एल्व्स को आइनूर ने ट्रेन किया। बाद में थोड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद कुछ एल्व्स वापस मिडल अर्थ चले गए। इनकी उम्र काफी स्लो बढ़ती है, प्रैक्टिकली ये लोग अमर हैं। जब तक कोई इन्हें मार नहीं देता ये नहीं मरने वाले।
फिर आते हैं मेन ह्यूमंस या न्यूमेनॉर किंगडम में रहने वाले न्यूमेनोरियंस। लड़ाई के बाद मेन से खुश होकर वेलर ने इन्हें प्राइवेट आइलैंड बनाकर दे दिया। ये न्यूमेनॉर आइलैंड मिडिल अर्थ और एमएन के बीच में बना था। ये लोग एल्व्स की तरह अमर तो नहीं थे, बट इनकी लाइफ स्पैन हमारे से 2-3 गुना ज्यादा लंबी थी। लेकिन ह्यूमंस बीइंग ह्यूमंस, कुछ साल न्यूमेनॉर पर बिताने के बाद ही पावर और इमोर्टैलिटी की लालच ने इन्हें करप्ट कर दिया। अमर होने के चक्कर में मेन ने सीधा वैलर पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद एरू ने न्यूमेनॉर आइलैंड को डुबा दिया। फिर अकल ठिकाने आते ही बचे कुछ ह्यूमंस मिडिल अर्थ पर आकर बस गए। माना कि एल्व्स और मेन मिडिल अर्थ की सबसे पुरानी प्रजाति है, लेकिन टोकिन का मेन फोकस तो हमेशा हॉबिट्स पर ही था। हॉबिट्स की ओरिजिन स्टोरी किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि यह प्रजाति आई कहां से। कुछ लोगों का मानना था कि हॉबिट्स ह्यूमंस का म्यूटेटेड वर्जन है, इसीलिए शायद इन्हें हाफलिंग भी बुलाया जाता था। हॉबिट्स मिडिल अर्थ के नॉर्थ में खुशहाल जिंदगी बिताते थे, लेकिन थर्ड एज के खत्म होते होते वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ माइग्रेट होने लगे। गोलुम या स्मीगल भी वन रिंग के चपेट में आने से पहले एक हॉबिट ही था। हॉबिट्स के बाद लोर में सबसे ज्यादा दिखने वाली प्रजाति है डॉर्स। डॉर्स को गॉड ऑफ इन्वेंशंस आउले ने इल्यूविटार की मदद से बनाया था। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एरू इल्यूविटार ही नई लाइफ स्पीसीज बना सकता है, इसीलिए डॉर्स में जान फूंकने आउले को एरू की मदद लेनी पड़ी। यस, वही आउले जिसने 2 लैम्प्स बनाए थे। आउले की तरह ही डॉर्स के पास भी कमाल के क्राफ्ट्समैन स्किल थे। तो ये हो गए कहानी के गुड गाइज। अब बात करते हैं स्टोरी के बैड गाइज की, यानी ऑर्क्स। मेल्कॉर कुछ एल्व्स को किडनैप करके अपने साथ ले गया था। फिर उन्हें लगातार टॉर्चर करके और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके मेल्कॉर ने उन एल्व्स को ऑर्क्स में बदल दिया। यानी ऑर्क्स ओरिजिनली एल्व्स ही थे। मेल्कॉर को एल्व्स से इतनी नफरत थी कि उसने अपनी डार्क आर्मी में करप्टेड एल्व्स को ही भर्ती कर दिया। आज जाके अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग टाइप के दिखने वाले ऑर्क्स मिलते थे। ऑर्क्स की तरह ही ट्रोल्स भी मेल्कॉर के लिए लड़ने वाले बुरे लोग थे, लेकिन ट्रोल्स की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इन पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वो पत्थर बन जाते थे। फिर आते हैं रेट्स, यानी स्पिरिचुअल ज़ॉम्बीज। रेट्स ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनकी आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। डार्क मैजिक के करप्शन की वजह से इनकी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए डार्क लॉर्ड के गुलाम बनकर रह गए। रेत में सबसे ज्यादा पॉपुलर है रिंग रेट्स, नाज़गुल या फिर ब्लैक राइडर्स। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। टोकिन के बनाए यूनिवर्स में ऐसे और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं। ड्रैगन्स, स्पिरिचुअल ईगल्स, जायंट्स, जायंट ट्रीज या फिर एंट्स, जायंट स्पाइडर्स, रैग्स, वेयरवुल्व्स, ओथ ब्रेकर्स। एक एक स्पीसीज और लोकेशन के डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो कभी नहीं खत्म होने वाला। एंट्स को आप थोड़ा पट्टी पढ़ाकर सवारी के लिए यूज कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली स्पिरिचुअल ईगल्स अपने मर्जी के मालिक हैं। हाँ, ये एकदम जरूरत पड़ने पर लड़ाई में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे, बट उसके बाद टाटा बाय बाय। क्योंकि अगर टोकिन ने इन्हें पालतू बना दिया होता तो फ्रोडो का एडवेंचर शायद बस कुछ दिनों में ही खत्म हो जाता। बाय द वे, बैलरोग्स भी पहले मायार ही थे जिन्हें मेल्कॉर ने करप्ट करके अपना गुलाम बना लिया। ओके, तो अब फाइनली बात करते हैं साउरॉन और उसके रिंग्स ऑफ पावर के बारे में। गैंडाल्फ की तरह साउरॉन भी एक माया था, यानी वेलार को सपोर्ट करने वाला विजर्ड। बट अच्छाई की बजाय इसने मेल्कॉर या मॉर्गोथ का साथ चुना। जैसा कि मैंने बताया था, साउरॉन मॉर्गोथ का बेस्ट ल्यूटेनेंट था। मॉर्गोथ की आर्मी ज्वाइन करने से पहले साउरॉन आउले का होनहार स्टूडेंट था, यानी साउरॉन के पास भी जबरदस्त क्राफ्ट्समैनशिप स्किल्स थे। मॉर्गोथ के एग्जाइल के बाद साउरॉन ने उसकी जगह ले ली और अब ये मिडिल अर्थ पर कहर बरसाने वाला दूसरा डार्क लॉर्ड बना। साउरॉन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिमाग। वो समझ गया कि अगर मिडिल अर्थ पर कब्जा करना है तो सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा, थोड़े दिमागी पैतरे भी लगाने होंगे, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। साउरॉन ने कैलिब्रिम्बोर नामी एक एल्वन स्मिथ को अपने झांसे में ले लिया। फिर साउरॉन ने इसके साथ अपने क्राफ्ट्समैन स्किल शेयर करके उससे 19 मैजिकल रिंग्स बनवाए। इन्हीं मैजिकल रिंग्स को रिंग्स ऑफ पावर कहा जाता है। 3 रिंग्स एल्व्स के लिए, 7 रिंग डॉर्स के लिए और 9 रिंग्स ह्यूमंस के लिए। बट कैलिब्रिम्बर को शुरू में यह नहीं पता था कि साउरॉन ने सीक्रेटली एक और मास्टर रिंग बनाई थी, 1 रिंग टू रूल देम ऑल। यानी उस मास्टर रिंग का मालिक बाकी 19 रिंग पहनने वालों को कंट्रोल कर सकता था। साउरॉन इन रिंग्स ऑफ पावर को मिडिल अर्थ के पावरफुल लोगों में बांटकर हर एक रेस के मेन लीडर को अपना गुलाम बनाना चाहता था। 19 में से 16 रिंग्स बनाते वक्त साउरॉन कैलिब्रिम्बर के साथ था, लेकिन एल्व्स वाले 3 पावरफुल रिंग्स कैलिब्रिम्बर ने अकेले में बनाए थे। साउरॉन का प्लान ऑलमोस्ट काम कर गया था, लेकिन जल्द ही कैलिब्रिम्बर और बाकी के एल्व्स को 1 रिंग की भनक लग गई। वो समझ गए
कि बाकी के सारे लेस पावरफुल मैजिकल रिंग्स किसी एक मास्टर रिंग के साथ लिंक थे। एल्व्स ने फौरन उनके 3 रिंग्स निकालकर साउरॉन की पहुंच से दूर छुपा दिए। एल्व्स को फंसाने का प्लान फेल होते ही साउरॉन डॉर्स और मेन के पास चला गया। साउरॉन की बनाई हर एक मैजिकल रिंग में स्पेशल पावर्स थे। इसी पावर का लालच देकर साउरॉन इन्हें फंसाने वाला था। साउरॉन ने 7 रिंग्स डॉर्स को दिए और 9 रिंग ह्यूमंस या मेन को दिए। रिंग्स ऑफ पावर के मिलते ही सारे 9 के 9 मेन फौरन साउरॉन के कंट्रोल में आ गए। ये मेन इतने ज्यादा करप्टेड थे कि पावर और लंबी उम्र की लालच ने इन्हें रेस में बदल दिया। ये सारे अपनी कॉन्शियसनेस खोकर डार्क लॉर्ड के इशारे पर नाचने वाले पपेट्स बन गए। धीरे धीरे इनकी फिजिकल बॉडी का वजूद भी मिट गया और इनकी आत्मा पूरी तरह से नाज़गुल या रिंग रेट्स में बदल गई। यस, वो ब्लैक राइडर्स या रिंग रेट्स 9 रिंग्स पहनने वाले मेन ही हैं। मेन तो फौरन साउरॉन के कंट्रोल में आ गए, बट अनफॉर्चुनेटली साउरॉन के लिए अनफॉर्चुनेटली डॉर्स इसके आगे बिल्कुल नहीं झुके। उन 7 रिंग्स ऑफ पावर की मदद से डॉर्स का किंगडम काफी पैसे वाला बन गया, बट क्योंकि ये रिंग्स डार्क मैजिक से बने थे, जल्द ही सारे डॉर्स के अंदर खजाने को लेकर लालच बढ़ने लगा। सेकेंड एज के अंत में ह्यूमंस और एल्फ्स ने साथ मिलकर साउरॉन को भी हरा दिया। इसी लड़ाई में मेन के किंग एसल्डर ने साउरॉन के हाथ से 1 रिंग को काट दिया और आगे चल के वो रिंग बिल्बो बैगिंस को मिली। चलिए अब फटाफट टोकन यूनिवर्स की एजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट एज की शुरुआत हुई एल्व्स के जन्म से और इसका अंत हुआ मॉर्गोथ के हारने के बाद। सेकेंड एज मॉर्गोथ के वॉइड में कैद होने से लेकर साउरॉन की हार तक चला। थर्ड एज साउरॉन की हार से लेकर वॉर ऑफ द रिंग्स तक चला, यानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की एक्चुअल टाइमलाइन। वॉर ऑफ द रिंग्स के फौरन बाद ही फोर्थ एज की शुरुआत हुई। इस एज को एज ऑफ मेन भी कहा जाता है क्योंकि तब तक धीरे धीरे मेन आदा के डोमिनेंट स्पीसीज बन गए थे। सीजन 1 के डिटेल्स में जाने से पहले इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। एपिसोड 1 की शुरुआत वैलिनोर से हुई, वो टाइम जब वैलिनोर के 2 ट्रीज सही सलामत थे। नन्हे गलाड्रियल को कुछ एल्फ बच्चे परेशान कर रहे थे। गुस्से में आकर गलाड्रियल बुलीज को मारने चली गई, लेकिन तभी उसके बड़े भाई फिनरॉड ने गलाड्रियल को रोक लिया। गलाड्रियल को उसके फ्यूचर डिसीजन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था। ये नहीं जानती कि समय आने पर गलाड्रियल अपनी तकदीर कैसे चूज करेगी। यहाँ फिनरॉड ने उसे बताया कि सही समय आने पर गलाड्रियल बराबर अपना रास्ता चुन लेगी। फिर अडल गलाड्रियल ने हमें फर्स्ट एज का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप दिया कि कैसे मॉर्गोथ के 2 ट्रीज को तबाह करते ही एल्व्स और ऑर्क्स के बीच लड़ाई छिड़ गई। इसी लड़ाई के चलते एल्व्स वैलिनोर छोड़कर मिडल अर्थ की ओर निकल पड़े, जिसमें ढेर सारे एल्व्स की जान गई। इन्होंने मॉर्गोथ को तो हरा दिया, बट फिर जल्द ही साउरॉन ने उसकी जगह ले ली। वही सब जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन ये फर्स्ट एज वाली बुक स्टोरीज के ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि अमेज़न के पास सारे प्रीक्वेल बुक्स के राइट्स नहीं है। यस, सही समझे, अमेज़न बस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट बुक्स के राइट्स खरीदकर प्रीक्वेल शो बना रहा है, यानी ऑब्वियसली इस शो की कहानी ओरिजिनल बुक से थोड़ी अलग होगी। ओके, इस लड़ाई के बाद फिनरॉड ने ठान लिया कि वो साउरॉन को हरा कर ही मानेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउरॉन ने फिनरॉड को पहले ढूंढ कर मार दिया। साउरॉन ने फिनरॉड की बॉडी पर अपना स्पेशल सिंबल या सिजिल बना दिया था, जिसका मतलब महान एल्व्स भी नहीं निकाल पाए। जैसा कि मैंने बताया था, एल्व्स प्रैक्टिकली अमर होते हैं, जब तक उन्हें कोई मार नहीं देता वो नहीं मरने वाले। फिनरॉड के मरने के बाद बरसों तक साउरॉन का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे एल्व्स भी इस नाम को भुलाने लगे। सबको लगा कि साउरॉन और ऑर्क्स की डार्क आर्मी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से लुप्त हो गई, लेकिन गलाड्रियल अपने भाई का बदला लेने तक चैन से नहीं बैठने वाली। गलाड्रियल अपने भाई का ब्लेड लिए कुछ एल्व्स को लेकर साउरॉन और ऑर्क्स की तलाश में निकल पड़ी। इस मिशन में सिर्फ गलाड्रियल ही एक्साइटेड थी। बाकी एल्व्स को लग रहा था कि इनके लीडर फालतू में पर्सनल मैटर सॉल्व करने सबकी जान खतरे में डाल रही है। ये सारे मिडिल अर्थ के नॉर्थ में बसे फॉरवर्ड की बर्फीली वादियों में साउरॉन को ढूंढ रहे थे। गलाड्रियल को पूरा यकीन था कि यहाँ बने पुराने किले में इन्हें साउरॉन से रिलेटेड कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। किसी जमाने में इस किले के अंदर ऑर्क्स डार्क मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस मैजिक की ठीक से समझ न होने की वजह से कुछ ऑर्क्स का बहुत बुरा हाल हुआ। अंदर थोड़ी छानबीन करते वक्त गलाड्रियल की नजर इस सिजिल पर पड़ी, वैसा ही निशान जो साउरॉन ने फिनरॉड की बॉडी पर छोड़ा था। गलाड्रियल को लगता है कि साउरॉन इस सिजिल की मदद से ऑर्क्स को कहीं का रास्ता दिखा रहा है, शायद मॉर्डोर का। तभी उन पर एक स्नो ट्रोल ने हमला कर दिया। फिर गलाड्रियल ने एक्रोबेटिक एल्वन फाइटिंग स्किल्स दिखाकर उस स्नो ट्रोल को मार दिया। गलाड्रियल को लगता है कि साउरॉन किसी सीक्रेट इलाके में छुपकर लड़ाई के लिए आर्मी जमा कर रहा है।
इन्हें फौरन इस सिजिल को फॉलो करते हुए और ज्यादा नॉर्थ में जाना चाहिए, लेकिन सौंदर्य का मानना था कि साउरन ने शायद ये निशान सदियों पहले छोड़ा होगा। आज उसके पीछे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। बाकी एल्व्स को भी सौंदर्य की बातें ज्यादा सेंसिबल लगी। उन्हें मिशन को यहीं रोककर घर वापस जाना था। गैलाड्रियल को चाहिए तो वो अकेली सिजिल का पीछा करते हुए नॉर्थ जा सकती है। ये देखकर गैलाड्रियल ने न चाहते हुए भी इनके मिशन को यहीं रोक दिया। फिर सारे साथ मिलकर लिंडन चले गए। गैलाड्रियल लिंडन से नई टीम जमा करके वापस इस मिशन को कंटिन्यू करना चाहती थी। फिर हमारी मुलाकात हुई रोवेनियन के पहाड़ी जंगलों में रहने वाले हार्फूड से। हार्फूड्स भी हॉबिट की एक प्रजाति है। इनकी स्किन दूसरे हॉबिट्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ब्राउन होती है। साल के इस टाइम में ह्यूमन हंटर्स को जंगल में भटकता देख शैडोक बोरोस थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि हंटर्स अपने पीछे पीछे भेड़ियों को भी लेकर आते हैं। एलिनोर ब्रैंडीफुट, उसकी बेस्ट फ्रेंड पॉपी और कुछ बच्चों को लेकर हार्फूड की बाउंड्री से बाहर चली गई, क्योंकि इस इलाके में सबसे बेस्ट ब्लैकबेरीज मिलते हैं। बेरीज के मजे लेते लेते एलिनोर की नजर इस निशान पर पड़ी। एलिनोर फौरन समझ गई कि ये वुल्फ के पैर के निशान थे। वो फौरन पॉपी के साथ सबको लेकर वापस अपने कबीले चली गई। एलिनोर की मां मारीगोल्ड को उसके ये एडवेंचर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन एलिनोर को बाकी हार्फूड्स की तरह खाना बदोश की जिंदगी बिताने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो दुनिया घूमकर सारी मिडिल अर्थ को एक्सप्लोर करना था। ये उड़ना चाहती है, दौड़ना चाहती है, गिरना भी चाहती है, बस रुकना नहीं चाहती। उधर लिंडन में एल्ड्रॉन एल्व्स के हाई किंग गिलगैलेड के लिए स्पीच लिख रहा था। एल्ड्रॉन एक हाफ एल्फ यानी मेन और एल्फ का लव चाइल्ड है। फर्स्ट एज के अंत में ऐसे हाफ एल्व्स को दो ऑप्शंस दिए गए थे, या तो ह्यूमंस या मेन की तरह लिमिटेड लाइफ जियो, या फिर एल्व्स की तरह अमर बन जाओ। एल्ड्रॉन ने इमोर्टल या अमर बनने का ऑप्शन चूज किया। उस वक्त हाफ एलोन प्रजाति के एल्फ स्पेशल काउंसिल अटेंड नहीं कर सकते थे। एनीवेज, एल्ड्रॉन और गैलाड्रियल एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में हमने इन्हीं दोनों का थोड़ा मिडिल एज्ड वर्जन देखा था। गैलाड्रियल के लिंडन आने की खबर मिलते ही एल्ड्रॉन फौरन उससे मिलने चला गया। गैलाड्रियल ने इसे साउरॉन के सिजिल के बारे में बताया। एल्ड्रॉन ने गैलाड्रियल को चेतावनी दी कि वो गिलगैलेड के अगेंस्ट जाकर अपने मिशन को कंटिन्यू नहीं कर सकती। हाई किंग ने ऑलरेडी गैलाड्रियल की बहुत सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया था। गैलाड्रियल को राजा का पेशेंस चेक नहीं करना चाहिए। मिशन से वापस आए इन सोल्जर्स के लिए गिलगैलेड ने स्पेशल सेरेमनी रखी थी। अपैरेंटली इन एल्व्स ने साबित कर दिया था कि अब इस दुनिया में मॉर्गोथ और साउरॉन की डार्क आर्मी का कोई वजूद नहीं। गैलाड्रियल इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी। गिलगैलेड इसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट को साफ साफ देख सकता था, लेकिन फिर भी एल्व्स के सर्विस के बदले गिलगैलेड ने सबको समुद्र के उस पार बसे ग्रे हेवेंस AKA वेलिनोर भेजने का डिसीजन लिया। एक एल्फ के लिए वेलिनोर भेजा जाना बहुत बड़ी बात है। एल्व्स की एक टीम साउदर्न लैंड्स में बसे टिरहानेट टाउन पर नजर रखे हुए थी। कहा जाता है कि एक जमाने में टिरहानेट के ह्यूमंस ने मॉर्गोथ की आर्मी का साथ दिया था। बस तब से एल्व्स इन पर कॉन्स्टेंटली नजर रखे हुए थे। ये सब बुक्स में नहीं है, सिर्फ शो के लिए स्पेशली बनाया गया है। अराउंडियर नामे एक एल्फ पेट्रोल करते हुए बार में घुस गया। मैन को ये घुसपैठ या एल्व्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। रोवन ने दारू के नशे में अराउंडियर को खुलेआम खरी खोटी सुना दी। रोवन यहाँ किसी किंग के बारे में बात कर रहा था। होपफुली ये डार्क लॉर्ड की बात ना कर रहा हो। लेकिन यहाँ सारे ह्यूमंस एल्फ से नफरत नहीं करते। टाउन के हीलर ब्राउनविन और अराउंडियर एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, लेकिन अपने रेशियल इश्यूज की वजह से किसी ने प्यार का खुलेआम इजहार नहीं किया। इस टाइप के हर कपल की तरह इनकी लव स्टोरी भी आसपास रहने वाले सबने भांप ली थी। ब्राउनविन का एक बेटा भी है, थियो, बट इसका ह्यूमन हस्बैंड बरसों पहले उसे छोड़कर चला गया। फिर लिंडन से यहाँ के कमांडर को मैसेज मिला कि दुनिया से साउरॉन का निशान मिट गया, यानी साउरॉन अब कभी वापस नहीं आने वाला। कमांडर ने फौरन एक खबर सारे एल्व्स तक पहुंचा दी कि फटाफट सामान बांधो और ये गांव छोड़कर वापस अपने घर चले जाओ। टिरहानेट पर नजर रखने की इनकी ड्यूटी खत्म। ऑब्वियसली अराउंडियर इस डिसीजन से खुश नहीं था, क्योंकि टाउन से दूर जाना यानी ब्राउनविन से दूर जाना। फिर इसके कमांडर रेवियन ने अराउंडियर को इनडायरेक्टली समझाया कि वो प्यार मोहब्बत वाली बातें भुलाकर जल्दी अपने घर चला जाए। अराउंडियर ब्राउनविन को फाइनल गुड बाय बोलने उसके घर गया। इससे पहले कि अपने प्यार का इजहार कर पाए, वहां पर एक कस्टमर आ गया। ट्रेडविल की गाय चारा चरते चरते हॉडन टाउन तक भटक गई थी। जब से वो वापिस आई है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ट्रेडविल चाहता है कि ब्राउनविन उसकी गाय के लिए कोई इलाज ढूंढ ले। गाय को चेक करते हुए अराउंडियर ने देखा कि उसकी बॉडी से दूध की बजाय ब्लैक गू निकल रहा था। ये देखते ही अराउंडियर समझ गया कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। अराउंडियर अपनी टीम को छोड़कर छानबीन करने हॉडन की ओर निकल पड़ा। ब्राउनविन भी उसके साथ चल दी।
दूसरी तरफ ब्रॉनविन का बेटा थियो रोवन को चुपके से अपने बान में ले गया। बान के अंदर एक टूटी हुई तलवार छुपी थी। सरप्राइजिंगली इस तलवार पर भी बिल्कुल वैसा ही सिजिल बना था जो सावरॉन ने फिनरॉड की बॉडी पर बनाया था। ब्लेड को टच करने के चक्कर में रोवन का हाथ कट गया। तलवार पर खून लगते ही थियो को ब्लैक स्पीच के विस्पर सुनाई देने लगे। ब्लैक स्पीच या डार्क टंग ऑफ मॉर्डोर सावरॉन ने स्पेशली अपने सपोर्टर से बात करने के लिए बनाई थी। वन रिंग के ऊपर एनग्रेव्ड टेक्स्ट भी ब्लैक स्पीच ही है। रास्ते में अराउंडिन ने ब्रॉनविन को बताया कि किसी जमाने में चिरहाइरेट के ह्यूमंस मॉर्गोथ के सपोर्टर्स थे, इसीलिए एलिस को यहाँ के ह्यूमंस पर ज्यादा भरोसा नहीं। ये सुनते ही ब्रॉनविन को काफी बुरा लगा कि एल्व्स पुरानी बातों को लेकर यहाँ के ह्यूमंस को अभी तक जज कर रहे हैं। हॉर्डन पहुंचते इन दोनों ने देखा कि ये टाउन अब पूरी तरह से जल के राख हो गया। फिर हमने देखा कि ग्लाडियल और उसके साथी बोट पर सवार वेलिनोर पैराडाइज जाने की तैयारी में थे। वेलिनोर का दरवाजा खुलते ही ग्लाडियल को उसके भाई की बातें याद आने लगी। समय आ गया है कि ग्लाडियल अपनी तकदीर खुद चुन ले, या तो ये वेलिनोर जाकर हमेशा हमेशा के लिए पैराडाइज में रहे, या तो यहीं रुककर दुनिया को आने वाले साउरॉन के खतरे से बचाए। एकदम लास्ट मोमेंट पर ग्लाडियल बोट से नीचे समुद्र में कूद गई, इंडिकेटिंग कि ये साउरॉन को हराने तक चैन से नहीं बैठने वाली। फिनरॉड का ब्लेड हमेशा ग्लाडियल को इस बात की याद दिलाता रहेगा। गिल-गैलेड ने एल्रोंड को कैलिब्रम्बर की मदद करने के लिए भेज दिया। कैलिब्रम्बर किसी स्पेशल इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तभी आसमान से एक मीटियोर आकर सीधा हार्फुड्स के इलाके में गिरा। इस मीटियोर को सबने नीचे गिरते हुए देखा था। गिल-गैलेड को भी इंडिकेशंस मिल गए थे कि कुछ बुरा होने वाला है। एलिनोर एके नोरी चुपके से उस मीटियोर की लैंडिंग साइट पर चली गई। लैंडिंग पॉइंट के बीचों बीच कोई अधेड़ उम्र का आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।